सेठ मोतीलाल लॉ कॉलेज झुंझुनू के LLB सेकेंड ईयर के सभी विद्यार्थियों का मैं ऑनलाइन क्लासेज चलने के उपलक्ष्य में बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। इस समय कोविड-19 की दूसरी लहर जो कि प्रचुरता से पूरे इंडिया में और अनेक दूसरे देशों में भी फैल रही है, इस लहर का संक्रमण रोकने के लिए या उसको कम करने के लिए हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। और वो जो चीज़ें हैं, हमें हमेशा मास्क लगाना है। जब हम घर से बाहर निकलें तो मास्क लगा के निकलें, अपने हाथों को बार बार धोते रहें और एक दूसरे से जो सामाजिक दूरी है वो हमेशा बना के रखें। इन चीज़ों का पालन करेंगे तो हम इस कोविड-19 की जो दूसरी लहर का जो संक्रमण है उसके प्रकोप से बहुत हद तक बचे रह सकते हैं। सुरक्षा में ही अपना बचाव है। इस अवधि में सभी विश्वविद्यालयों, कॉलेजों ने अपनी ऑफलाइन स्टडी को बिल्कुल बंद कर रखा है और विश्वविद्यालय के द्वारा और सरकार के द्वारा विशेष रूप से कॉलेजों को ये इस बात के लिए आगाह किया जा रहा है कि हमें ऑनलाइन क्लास चलानी है। इसी क्रम में हम जहाँ तक हमसे बन पाएगा, जहाँ तक हम कोशिश कर रहे हैं, तो हम लगातार आप लोगों को इस तरह के वीडियो उपलब्ध कराते रहेंगे। इसका जो लिंक है हम आपको लगातार आपको ग्रुप के माध्यम से सेंड करते रहेंगे। इसी क्रम में मेरा जो सब्जेक्ट है वो है विधि शास्त्र एवं विधि के सिद्धांत, जो कि LLB सेकेंड ईयर का फर्स्ट पेपर है। उस पेपर को जूरिस्प्रूडेंस भी कहा जाता है। जूरिस्प्रूडेंस का अर्थ अगर हम देखें, मैंने क्लास में जो ऑफलाइन क्लास हुई थी उसमें अच्छी तरह से इनका डिस्कशन किया था। जूरिस्प्रूडेंस दो शब्दों के मेल से बना हुआ है, जूरिस और प्रूडेंसिया। ये लैटिन शब्द हैं। जूरिस्प्रूडेंसिया ये दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। जूरिस से मतलब है लॉ, विधि, और प्रूडेंसिया का मतलब है नॉलेज, ज्ञान। इसका सीधा सा अर्थ है जूरिस्प्रूडेंस का जो शाब्दिक अर्थ अगर हिंदी में देखते हैं तो विधि का ज्ञान होता है, लेकिन बहुत सारे विधिवेत्ता और विशेषकर सामान्य ने इसको विधि का ज्ञान न कह के विधि का विज्ञान कहा है। इसी विधि के विज्ञान में यानी साइंस ऑफ लॉ में बहुत सारे टॉपिक हैं जो कि हमें डिस्कस करने हैं। एग्ज़ाम की दृष्टि से अगर देखा जाए तो कई टॉपिक ऐसे हैं जो कि वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। उसी कड़ी में एक टॉपिक आता है विधिक व्यक्तित्व। विधिक व्यक्तित्व जिसको हम लीगल पर्सनैलिटी के रूप में जानते हैं। लीगल पर्सनैलिटी जो है वो मानव आचरणों को नियंत्रित करने से संबंधित होने के कारण बहुत महत्वपूर्ण विषय वस्तु है। ये मानव के आचरणों को कंट्रोल करने का काम इसके द्वारा किया जाता है। अगर इसका उत्पत्ति देखी जाए जूरिस्प्रूडेंस की, इसकी लीगल पर्सनैलिटी की, तो इंग्लिश में इसको पर्सन कहा जाता है और पर्सन से बना है पर्सनैलिटी, व्यक्ति से व्यक्तित्व बना है। और लैटिन शब्द की बात करें तो लैटिन शब्द पर्सोना, PERSONA, पर्सोना, और ये पर्सोना है प्रोसोपोन, जो यूनानी भाषा का पर्यायवाची शब्द है। प्रोसोपोन, इस पे हम गौर करेंगे। प्रोसोपोन ये यूनानी भाषा का पर्यायवाची शब्द है पर्सोना का। इसका मतलब है, ऐसे मुखटे से लगाया जाता था
मुखौटे वो होते थे जो मुंह पे कवर लगाया जाता था, और नाटकों में पात्र इसका उपयोग करते थे। जैसे रामलीलाएँ होती हैं तो हनुमान जी का पात्र निभाने वाला जो कैरेक्टर है वो अपने मुंह पर हनुमान जी का मास्क लगाता है। ठीक इसी तरह से और दूसरे जो चरित्र निभाने वाले वो इस तरह से मुखौटों को इस्तेमाल करते हैं, जिससे कि हमें समझ में आता है कि ये हनुमान जी हैं, ये वो भगवान हैं, ये वो हैं, इन सब का पता चल जाता है। तो शुरुआत में यहाँ पर हम बात करें तो पर्सोना या प्रोसोपोन, इसका प्रयोग नाटकों के पात्रों के द्वारा किया जाता था। अब कालांतर में जैसे जैसे समय बीता तो समय बीतने के बाद में पर्सोना का प्रयोग नाटकों में पात्रों की भूमिका के लिए भी होने लग गया। जो पात्र जो भूमिका निभाते थे उसके लिए भी इसका प्रयोग होने लग गया। और इसके बाद में विधिक कार्यवाही में जो लीगल प्रोसीडिंग्स होती हैं तो विधिक कार्यवाही में पक्षकारों की भूमिका, इसके लिए भी इसको यूज किया जाने लग गया। जो पक्षकारों की भूमिका है उसके लिए भी इसको काम में लिया जाने लग गया। ये इस प्रकार का जो काम, प्रयुक्त का जो काम था वो 6वीं शताब्दी तक चलता रहा। लगभग 6वीं शताब्दी इसका उपयोग होता रहा। बोथियस जो कि एक बहुत ही बड़े विधि शास्त्री रहे हैं, उन्होंने अपने शब्दों में कहा है कि विचारशील प्राणी के व्यक्तित्व के रूप में परिभाषित किया गया है इसको। विचारशील प्राणी के व्यक्तित्व के रूप में परिभाषित किया गया है। इसी की बात कर रहे हैं हम, पर्सोना की बात कर रहे हैं, प्रोसोपोन की बात कर रहे हैं। तो ये विचार करने वाला, विचारशील जो प्राणी होता है उसके व्यक्तित्व के रूप में इसको परिभाषित किया जा सकता है। जब ये परिभाषा आ गई, इस परिभाषा को आते ही सारे पहले के जो अर्थ थे उनका प्रचलन अब समाप्त हो गया। अब न तो नाटकों के पात्रों के को प्रोसोपोन कहा जाने लगा, और न ही बाद में नाटकों के पात्रों की जो भूमिका के रूप में जो देख रहे थे उसका भी यूज बंद कर दिया। पक्षकारों की भूमिका है उसके लिए भी यूज करना बंद कर दिया है। तो कुल मिला के बात यह है कि बोथियस की जो परिभाषा आई है, जो बोथियस का जो विचार आया है, उस विचार के आने के बाद पहले के सारे अर्थ का प्रचलन समाप्त हो गया। अब बहुत सारे जो विधिवेत्ता हैं उनके द्वारा एक चीज़ बताई गई है कि ओनली ह्यूमन बीइंग्स के प्रति इसको लागू किया जा सकता है। केवल मानव प्राणी के लिए इसको यूज किया जा सकता है। इसके अनुसार जो ये विधिवेत्ता थे उनके अनुसार विधि का जो मूल उद्देश्य होता है वो मनुष्य के जो आचरण है उनको विनियमित कंट्रोल करने का काम, और दूसरा साथ ही साथ उनके हितों की रक्षा करने का काम। यहाँ पे दो काम लॉ के मेन जो ऑब्जेक्ट है उसके रूप में देखे गए यहाँ पे, और वो वास्तव में होते भी हैं। सबसे पहला जो उद्देश्य है विधि का वो ये है कि लोगों के आचरण है, मनुष्य के जो आचरण है उनको कंट्रोल किया जाना। तो कंट्रोल विधि के द्वारा किया जाता है। विधि एक ऐसा साधन है जिस साधन के द्वारा मनुष्य के आचरणों, व्यवहारों, संव्यवहारों, इनको नियंत्रित करने का काम राज्य द्वारा किया जाता है। राज्य के पास अपनी फिजिकल पावर होती है, भौतिक शक्ति होती है। उस भौतिक शक्ति के माध्यम से मनुष्यों के आचरणों पर वो कंट्रोल करने का काम करते हैं। साथ ही साथ दूसरा जो इसका उद्देश्य है, विधि का मूल उद्देश्य दूसरा यहाँ पे इसके साथ ही जुड़ा हुआ है, वो लोगों के हितों की रक्षा करना। किसी भी व्यक्ति का जो हित होता है उस हित की रक्षा करना, ये विधि का मूल उद्देश्य है। और इसके साथ जुड़ा हुआ है मनुष्य के आचरणों को कंट्रोल करना। यहाँ पर एक बात सीधी दृष्टि से हम देख सकते हैं, और वो बात है मानवों तक सीमित रखना इसको उचित नहीं है। जैसे कि बोथियस ने कहा था ओनली ह्यूमन बीइंग्स
केवल मानव प्राणी के प्रति इसको लागू किया जाता है, तो हम ये कह सकते हैं कि केवल मनुष्य के प्रति इसको सीमित रखना किसी भी दृष्टि से उचित नहीं है। निर्जीव वस्तुएं बहुत सारी होती हैं। निर्जीव वस्तुओं को भी लीगल पर्सनैलिटी के रूप में देखा जाता है, जिसमें मूर्ति है मंदिर की, निगमित निकाय हैं, तो ये विधिक दृष्टि से व्यक्ति माने जाते हैं। यानी वास्तव में वो वस्तु हैं, लेकिन विधि के अर्थों में इसको लीगल पर्सनैलिटी माना जाता है। परंतु वास्तविक जो व्यक्तित्व है, जो वास्तव में जो मानव है, उनका एग्जाम्पल हम लेते हैं कि पुराने समय में दास प्रथा चलती थी। अब दास प्रथा का अंत हो चुका है। तो दास जो स्लेव्स जो होते थे, उनको लीगल पर्सनैलिटी प्राप्त नहीं थी, उनको विधिक व्यक्तित्व नहीं प्राप्त होता था, उनको विधिक दृष्टि से व्यक्ति नहीं माना जा सकता था। इसका कारण था कि दासों के अंदर राइट एंड ड्यूटीज धारण करने की क्षमता नहीं थी, अधिकार और दायित्व धारण नहीं कर सकते थे। तो ऐसी जो धारण शक्ति नहीं होने के कारण दासों को विधिक व्यक्तित्व नहीं माना जाता था। ठीक इसी तरह से दूसरा जो एग्जाम्पल हम लेते हैं हिंदू लॉ से। हिंदू लॉ के अंतर्गत जो वानप्रस्थी व्यक्ति, हम यहाँ पे आपको याद दिलाना चाहते हैं कि आश्रम 4 प्रकार के होते थे। पुराने समय में आश्रम 4 प्रकार के। सबसे पहला आश्रम ब्रह्मचर्य आश्रम, दूसरा आश्रम गृहस्थ आश्रम, और तीसरा जो आश्रम था वो वानप्रस्थ आश्रम, और चौथा और अंतिम जो आश्रम था वो संन्यास आश्रम था। बालक जब जन्म लेता था, जन्म लेने के बाद से लेकर 25 साल तक की आयु का जो युवा हो जाता था, तब उसकी उम्र होती थी कि वो विद्या ग्रहण करे, अपने पढ़ाई पे ध्यान दे, पढ़ाई सीखे। बहुत सारे जो कलाएं थी उनको वो प्रैक्टिकली सीखे 25 साल की आयु तक। फिर 25 साल की आयु में उसकी जो पढ़ाई है, अध्ययन कार्य है, वो पूरा हो जाता था। गुरु के आश्रम से वो अपने घर को लौट जाता था। घर पे जब आता था तो 26 साल से लेकर 50 साल की जो उम्र उसकी होती थी वो गृहस्थ आश्रम में गिनी जाती थी। यहाँ वो अपना विवाह करता था और संतान सुख भोगता था, और साथ ही साथ उसकी जो जिम्मेदारियाँ थी अपनों के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपनी पत्नी के लिए, माता पिता के लिए जो सारी जिम्मेदारियाँ थी वो 26 साल से लेकर 50 साल तक की उम्र में वो निभाता था। फिर उसके यहाँ पर उसकी जिम्मेदारी ये बन जाती थी कि वो अब वानप्रस्थी हो जाए। वानप्रस्थी से मतलब है कि वन में गमन हो जाए। वो वन में जाता था और वन में जाने के समय और वन में जो समय बिताता था वो वानप्रस्थ आश्रम कहलाता था। और ये भी 25 साल की अवस्था होती थी। ये 51 साल से लेकर 50 साल के बाद से लेकर 75 साल तक की अवस्था होती थी वानप्रस्थ आश्रम की। और फिर अंत में उसको संन्यास लेना पड़ता था। दुनिया के मोह माया को सबको छोड़ के मोक्ष प्राप्ति के लिए उसको तपस्या करनी होती थी और वो सन्यासी बन जाता था। तो ये जो उम्र थी उसकी वो 75 साल से ऊपर से लेकर 100 साल तक, यानी जो मनुष्य की आयु लगभग 100 साल मानी जाती थी। 100 साल में 4 आश्रम में से होकर वो गुजरता था। अंतिम आश्रम जो संन्यास आश्रम होता था वो दुनिया के मोह माया से वो दूर और मोक्ष प्राप्ति के लिए वो तपस्या करता था। तो यहाँ पर जो वानप्रस्थी, जो हिंदू विधि के अंतर्गत जो वानप्रस्थी व्यक्ति है, वानप्रस्थी जो मनुष्य है,
तो वानप्रस्थी मनुष्य अपना सांपत्तिक अधिकार खो देता है। संपत्ति रखने का जो अधिकार है उसका, वो उसके पास नहीं रहता है और उस संपत्ति का उसके उत्तराधिकारियों में गमन हो जाता है। वो संपत्ति उसके उत्तराधिकारियों को प्राप्त हो जाती है। यहाँ पर सीधे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि ऐसा लगता है जैसे उस व्यक्ति का पूर्ण अस्तित्व ही समाप्त हो गया है, संपत्ति उसकी नहीं रही। तो यहाँ पर उस व्यक्ति का पूर्ण अस्तित्व समाप्त हो गया। तो ये वानप्रस्थी लीगल पर्सनैलिटी नहीं माना जाता था, विधिक व्यक्तित्व नहीं माना जाता था इसको। अब विधिक व्यक्तित्व के बारे में हमने ये इसका जो एक तरह से हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हमने देखा है। अब हमारे सामने दिमाग में चीज़ आती है कि बहुत सारे ऐसे विधिवेत्ता, बहुत सारे जो विधि शास्त्र को समझने वाले जो लोग थे, तो उनके शब्दों में, उनके द्वारा लीगल पर्सनैलिटी, विधिक व्यक्तित्व की क्या परिभाषाएं दी गई है। तो सबसे पहला नाम आता है सामंड का। सामंड के जो अर्थ हैं, वो जो शब्द हैं, उनके हम बात करेंगे। लेकिन यहाँ पर सामंड की जो मेन जो थीम है, मेन जो बात है, वो मैं आपके सामने रखता हूँ कि कोई भी व्यक्ति जो अधिकार या दायित्व, यानी कि दोनों में से एक को वो धारण कर सके, तो वो लीगल पर्सनैलिटी कहलाता था। तो इसके सामंड के जो शब्द हैं, ऐसा प्राणी जिसे विधि के अंतर्गत अधिकार या कर्तव्य धारण करने के योग्य समझा जाता है। विधि के अंतर्गत अधिकार या कर्तव्य धारण करने के योग्य समझा जाता है। ये विधिक दृष्टि से है चीज़ें। इसका मतलब हुआ अधिकार एवं कर्तव्य से युक्त व्यक्ति को विधिक व्यक्तित्व कहा जा सकता है। यहाँ पर एवं शब्द है, लेकिन इस परिभाषा की हम बात करें तो इस परिभाषा में या शब्द है। यहाँ पर एवं इसलिए लगता है कि मैक्सिमम जो विधि शास्त्री है वो अधिकार और दायित्व दोनों को साथ लेके चलते हैं। ये दोनों धारण करने की क्षमता जिसमें है, उसी को विधिक व्यक्तित्व माना जाता है। तो ये एक कॉमन हम कह सकते हैं कि अधिकार और कर्तव्य से युक्त व्यक्ति को विधिक व्यक्तित्व कहा जाता है। चाहे वह वास्तविक मनुष्य हो या नहीं हो, यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि वास्तव में वो मनुष्य है या फिर कोई निर्जीव वस्तु है, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। प्रोफेसर ग्रे ने वहाँ पे जो सामंड ने जो बात कही है, सामंड ने तो या लगाया अधिकार या कर्तव्य, लेकिन ग्रे दोनों में से दोनों को ही वो महत्वपूर्ण मानता है। अधिकार और दायित्व, अधिकार और कर्तव्य, इन दोनों को मानता है। तो ग्रे के अनुसार व्यक्ति एक ऐसा अस्तित्व है जिस पर कर्तव्य और अधिकार अधुरूपित किए जा सकते हैं। यानी ऐसा अस्तित्व जिस पर अधिकार और कर्तव्य दोनों अधुरूपित किए जा सकते हैं। यानी कि आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि ऐसा व्यक्ति, जो व्यक्ति अधिकार और दायित्व से युक्त हो, वो विधिक व्यक्तित्व होता है। यहाँ पर ग्रे सामंड से सहमति जताते हैं। और सहमति किस बात में जताते हैं कि विधि के अंतर्गत मानव शरीर धारण करने वाला प्रत्येक मनुष्य विधिक व्यक्तित्व धारण नहीं करता है। वो लीगल पर्सनैलिटी उसको प्राप्त नहीं है। कोई मनुष्य, कोई व्यक्ति अगर मनुष्य शरीर धारण कर रहा है तो उस मनुष्य शरीर धारण करने वाले व्यक्ति, हर मनुष्य को व्यक्तित्व प्राप्त नहीं होगा। जैसे हमने एग्जाम्पल अभी आपके सामने दिया था, स्लेव, दासों का उदाहरण दिया था। तो दासों को विधिक व्यक्तित्व नहीं माना जाता, क्योंकि वो अधिकार
और दायित्व ग्रहण करने के योग्य नहीं होते, उनमें क्षमता नहीं होती है अधिकार और दायित्व या कर्तव्य ग्रहण करने की। दूसरा, हमने वानप्रस्थी जो हिंदू विधि के अंतर्गत वानप्रस्थी की बात की थी, तो वानप्रस्थी मानव है, लेकिन अधिकार और कर्तव्य वो धारण नहीं करता उस समय, न उसका अधिकार है न उसका कर्तव्य है। तो ऐसी स्थिति में उसको भी हम विधिक व्यक्तित्व के श्रेणी में नहीं रख सकते हैं। सामंड अधिकार या दायित्व में से एक को, जबकि ग्रे दोनों को आवश्यक समझता है। ये हमने पहले ही आपको क्लियर किया था कि सामंड अधिकार और दायित्व, यहाँ पर दायित्व को आप कर्तव्य भी कह सकते हैं, तो इन अधिकार या कर्तव्य दोनों में से एक को स्वीकार करता है। दोनों में से एक हो तो वो विधिक व्यक्तित्व माना जाता है। ये सामंड के विचार हैं। जबकि ग्रे दोनों को ही, अधिकार को भी और कर्तव्य को भी, दोनों को ही यहाँ पे महत्वपूर्ण माना जाता है। तीसरी परिभाषा आती है ऑस्टिन की, जॉन ऑस्टिन। तो जॉन ऑस्टिन ने कहा है कि अवस्था अथवा परिस्थिति से वेष्टित मनुष्य ही विधिक दृष्टि से व्यक्ति कहलाता है। अवस्था या परिस्थिति, परिस्थिति का मतलब होता है स्टेटस, समाज में जो उसका स्तर है उसकी बात कर रहे हैं, परिस्थिति की। से वेष्टित मनुष्य ही विधिक दृष्टि से व्यक्ति कहलाता है। वेष्टित से मतलब है इन्वेस्टेड, और मनुष्य अधिकार नहीं रखते, वे व्यक्ति नहीं होते। ऐसे मनुष्य जिनके पास अधिकार नहीं है तो उनको व्यक्ति भी नहीं माना जाता है। व्यक्ति होने के लिए अधिकार आवश्यक है। अगर किसी मनुष्य के पास अधिकार नहीं है तो उसको व्यक्ति नहीं माना जा सकता, उसको लीगल पर्सनैलिटी नहीं मान सकते हैं, अपितु उसको वस्तु कहे जाते हैं। यहाँ पर वस्तु कहे जाने के बाद हम स्लेव्स के बारे में कह चुके हैं, जो दासों के बारे में वो कह चुके हैं, और जो वानप्रस्थी हिंदू था उसके बारे में भी यही बात कहते हैं कि वो एक वस्तु के समान माने जाते हैं, क्योंकि उनमें अधिकार नहीं है, अधिकार धारण करने की क्षमता नहीं है। अर्थात व्यक्ति ऐसे मनुष्य हैं। अब व्यक्ति किसको कहेंगे? सबसे पहले चीज, अधिकारों से युक्त हूं। पहली चीज यहां पर आती है कि व्यक्ति ऐसे मनुष्य है जो अधिकारों से युक्त हो और कर्तव्यों की विषय वस्तु हो। यानी दो चीजों को ध्यान से सुनो। अधिकार तो उनमें समाहित हो, दूसरा कर्तव्यों के विषय हो, तो उनको ही हम व्यक्ति कहा जाता है। विधिक व्यक्तित्व मनुष्य तथा मनुष्य की परिस्थिति की ओर संकेत करते हैं। यहां पर लीगल पर्सनैलिटी की बात हो रही है। लीगल पर्सनैलिटी मनुष्य और मनुष्य की परिस्थिति, मनुष्य का जो स्टेटस है, जो समाज में उसका स्तर है, उसकी हम बात कर रहे हैं। तो मनुष्य और मनुष्य की परिस्थिति, इन दोनों की ओर संकेत किया जा रहा है विधिक व्यक्तित्व के माध्यम से। और अगली परिभाषा जिसकी हम बात करते हैं वो है प्रोफेसर पैटन। प्रोफेसर पैटन जिन्होंने कहा है कि विधिक व्यक्तित्व एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा कुछ ऐसी इकाइयों की रचना होती है जिनमें अधिकार निहित किए जा सकते हैं। यानी आप इसको कैसे